नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 39 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 39 का जो पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए यूरोपियन संघ की, तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि बेल्जियम में कहाँ स्थित है, तो बेल्जियम में ब्रुसेल्स, याद रखना है ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन है इसका गठन कब हुआ था। पहले यूरोपियन यूनियन जो था वो ईईसी था। ईईसी का जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन का जो गठन है वो 1993 में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है इसमें कुल देश कितने हैं। तो यूरोपियन यूनियन में जो है वो कुल देशों की संख्या 27 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले इसमें 28 देश होते थे, लेकिन 2020 में जो है ब्रिटेन को जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया गया था, जिसे जो है ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रेग्जिट BR मतलब कि ब्रिटेन और एग्जिट मतलब कि बाहर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्रेग्जिट की जो घटना है वो क्या है। तो ब्रेग्जिट की घटना है यूरोपियन यूनियन का ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना। ब्रेग्जिट की घटनाएं कब गया था? 2020 में गया था। अब जो यूरोपियन यूनियन है इसकी एक अपनी मुद्रा भी है और इनकी मुद्रा का जो नाम है वो है यूरो। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो अपनी मुद्रा है यूरो, ये कब से चली। तो ये जो मुद्रा चली थी वो चली थी 2002 से। तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि जो यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है जिसका नाम यूरो है, इसका जो चलन हुआ था वो कब से हुआ था। तो ये 2002 से हुआ था और 27 देश टोटल है। 27 में से कितने देश ऐसे जो यूरो अपनाते हैं? तो 20 देश। याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन के 20 देश ऐसे हैं 27 में से जो क्या अपनाते हैं? यूरो अपनाते हैं। और साल 2012 में यूरोपियन यूनियन को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो याद रखना कि नोबेल पुरस्कार यूरोपियन यूनियन को कब मिला? तो साल 2012 में यूरोपियन यूनियन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन क्रैक करना चाहते हो, तो हमारे पास उसके लिए बैच बैठे हैं जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड भी आराम से उन लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। और ये हमारा नंबर है 7876145409। हमारी जो फीस है वो बहुत कम है, मात्र 499 रुपये हमारी फ़ीस है। और इसके साथ हम आपको और भी बहुत सारे, एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है एवरी सब्जेक्ट, देखो 11 से 12 सब्जेक्ट आपको हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप भी अपना जो है टीजीटी या जेबीटी कमीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो यूरोपियन यूनियन के अलावा आपने नाटो भी सुना होगा। जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, वहीं पर नाटो का भी मुख्यालय है। देखिए अगर नाटो की मैं बात करता हूँ तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नाटो कब बना, तो नाटो का जो पहले तो पूरा नाम पता होना चाहिए। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना एन से बनेगा नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। और जब नाटो बना था तो उसमें एस्टेब्लिश्ड मेंबर, जिसको बोलते हैं संस्थापक सदस्य, कितने थे? तो संस्थापक सदस्य उस समय जो थे वो मात्र कितने थे? 12 सदस्य थे। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन वर्तमान में जो नाटो में सदस्य देश है वो कितने? 32। तो वर्तमान में नाटो में जो है 32 देश है। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और संगठन है जिसका नाम है सार्क। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर मैं सार्क संगठन की बात करता हूँ तो सार्क का जो पूरा नाम है वो है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार फिर से सुनना कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है वो सार्क का पूरा नाम है। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना। और सार्क की अगर मैं बात करता हूँ ना, सार्क का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना जनवरी 1987 में हुई है। कहाँ पर है मुख्यालय? तो मुख्यालय इसका नेपाल में है। स्थापना इसकी 1985 में होती है, लेकिन इसके मुख्यालय की स्थापना 2 साल बाद नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में होती है। सार्क में कितने देश है? कुल 8 देश है, जिसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, MBBS पानी। ट्रिक का नाम क्या है? MBBS
पानी, एम से बनेगा मालदीव, बी से बनेगा भूटान, अगले बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पाकिस्तान, पी से बनेगा पानी से बनेगा, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल और आई से इंडिया। तो आपने याद रखना MBBS पानी ट्रिक मैंने दिया है सार्क जो संगठन है उन देशों को याद करने के लिए, और एक एक देश आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। देखिए, अगर मैं विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की बात करता हूँ तो ये चिनाब नदी पर बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चिनाब नदी पर बना है और इस नदी का नाम, इस पुल का नाम भी चिनाब ब्रिज है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो चिनाब ब्रिज है और ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है ना समुद्र तल से, नदी तल से, वो 359 मीटर है। तो याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 359 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। याद रखना चिनाब ब्रिज है, या फिट में बोलेगा तो 17,1778 फीट। तो याद रखना 1778 फीट इसकी ऊंचाई है चिनाब ब्रिज की। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में और भी बहुत सारे ब्रिज है, जैसे कि चिनाब ब्रिज तो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसके अलावा आपने सुना होगा भारत में एक हावड़ा ब्रिज है। क्या नाम है भाई? हावड़ा पुल या हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो यार आपने याद रखना है कि जो हावड़ा ब्रिज है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और हावड़ा ब्रिज जो है वो किस नदी पर बना है? तो हावड़ा ब्रिज की अगर बात करते हैं तो ये हुगली, कौन सी नदी? हुगली नदी पर बना है। और हावड़ा ब्रिज को ना रविंद्र सेतु, याद रखना, किस सेतु को जो है वो रविंद्र सेतु के नाम से किस ब्रिज को जाना जाता है? तो रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना है। उसी प्रकार महात्मा गांधी सेतु की अगर मैं बात करता हूँ, महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु की अगर मित्रों बात करें तो ये महात्मा गांधी सेतु जो है वो भारत के बिहार राज्य में है। इस बात को आपने याद रखना। ये गंगा नदी पर बना है महात्मा गांधी सेतु, और ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो महात्मा गांधी पुल है वो कहाँ से किसको किससे जोड़ता है? तो ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा है सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर ब्रिज। तो सरदार सरोवर ब्रिज जो है, सरदार सरोवर पुल जो है वो गुजरात में है। आपको सरदार के नाम से ही पता चल गया होगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध है वो गुजरात से ही था। ये जो ब्रिज है सरदार सरोवर ब्रिज जो है वो नर्मदा नदी पर बना है, और ये गुजरात को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ता है। उसी प्रकार भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो है भूपेन हजारिका। कौन सा है भाई? भूपेन हजारिका। एक बार आपने फिर भी देख लेना है, लेकिन मेरे को भूपेन हजारिका ही मिल रहा था। भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा है, 9.15 किलोमीटर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये लोहित नदी पर, कौन सी नदी पर बना है भूपेन हजारिका ब्रिज? लोहित नदी पर बना है। और अगर मैं लोहित नदी की बात करता हूँ तो ये लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित नदी। और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से भी कहीं ना कहीं जो है आपका भूपेन हजारिका जो ब्रिज है ये जोड़ता है। कौन सी नदी बोलेंगे भाई? लोहित नदी। और लोहित नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। याद रखना, अंग्रेज बहुत डफर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो डफर से बनाएंगे लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करता हूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। और 28 दिसंबर 1885 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो कहाँ पर होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में होती है, बम्बई में होती है। इस बात को आपने याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, इसका नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब किसने सुझाव दिया कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखो? तो वो दिया था दादा भाई नौरोजी। याद रखना भाई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। देखो, आप कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। और इसके जो संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रखना कहाँ से थे ये एलन ऑक्टेवियन, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम भी कहते हैं। तो एओ ह्यूम जो है वो स्कॉटलैंड से थे। कहाँ से थे ये एओ ह्यूम? स्कॉटलैंड से थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस बात को आपने याद रखना है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो 1885 में ही हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, बम्बई में हुआ था। और पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी व्योमेश चंद्र
बनर्जी। तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला जो अधिवेशन बम्बई में होता है, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। पहले अधिवेशन में 72 जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है वो क्या लिया गया था, भाग लिया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो क्वेश्चन है इसके बारे में बहुत देख चुके हैं। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। इनका नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो पहले अंग्रेज या ईसाई जिसको हम कहेंगे ईसाई अध्यक्ष, तो इनका नाम था जॉर्ज यूल। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पहले अध्यक्ष भी आपको याद रखने हैं। और दादा भाई नौरोजी जिन्होंने इसका नामकरण किया था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार, कितने बार अध्यक्ष बने थे भैया, याद रखना है 3 बार अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। देखिए दार्जिलिंग की बात की जा रही है, और दार्जिलिंग जो शहर है वो कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग जो है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए, क्योंकि बहुत फेमस है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्यों फेमस है आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में क्यों फेमस है। तो अगर मैं दार्जिलिंग की बात करता हूँ, तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला पहला स्थान है भारत का। तो पहला जो जोग्राफिकल इंडिकेशन भारत का था, जिसको हम जीआई टैग कहते हैं, तो पहला जो जीआई टैग वाला था वो कौन सा था आपका, वो था आपका दार्जिलिंग। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की भारत में जो मार्च 2024 तक जो थे वो 635 के आसपास जो है वो जीआई टैग वाले थे। सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग थे वो यूपी के पास जो है वो 75 थे, और तमिलनाडु के पास 58 थे। तो ये थोड़ा पुराना डाटा है, तो इस डाटा को आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल जो है वो राजधानी है कहाँ की, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता में। आपने याद रखना है कोलकाता में जो है वो राजधानी है पश्चिम बंगाल की। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 कर दी गई थी। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है उस पर क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। और संशोधन के लिए जो है अनुच्छेद नंबर 368, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 368 बात करता है कि संविधान में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया भारत ने ली है वो कहाँ से ली है भाई, तो ये आपने याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। याद रखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन से देखेंगे, आपने एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। अब ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जहां पर उम्र पहले 21 होती थी फिर 18 कर दी गई, तो वो था 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 के आसपास जो है लागू हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, 61वें संविधान संशोधन के तहत कि जो वोट देने की उम्र है उसको 21 से क्या कर दिया भाई, 18 कर दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार जो भारत में पहला संविधान संशोधन कब होता है आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और पहले संविधान संशोधन में जो है वो भारत में पहले 8 अनुसूची होती थी, उसके बाद जो वर्तमान में अनुसूची वो 12 हो गई है। तो इनको धीरे धीरे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो भारत की जो 9वीं अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो वो थी हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है वो भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट है 7वां संविधान संशोधन। अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। और याद रखना 1956 के तहत इस संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, याद रखना भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत होती है, तो 7वां संविधान संशोधन। भाई याद रखना है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो किस कमीशन ने, तो रखना फजल अली कमीशन के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। और जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया तो भारत में जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो लागू किया गया था, आया था ये राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उस समय भारत में 14 राज्य थे और 6 क्या थे,
केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आपने ये बात भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार बहुत सारे संविधान संशोधन है, जैसे कि आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था 1976। कब हुआ था? 1976 में हुआ था ये। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसको लघु संविधान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आपकी प्रस्तावना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना जो आपकी है ना, प्रस्तावना में जो है वो संशोधन किया गया था, और प्रस्तावना में संशोधन किया गया था इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और क्या हुआ था इसमें, आपने याद रखना है कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन से थे आपको पता होने चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, एक होता है समाजवादी, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजवादी के अलावा पंथ निरपेक्ष, ये कौन सा है भाई? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष के अलावा अखंडता। तो 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। ये कौन सी संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन। अगर प्रस्तावना की हम बात करते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं, तो इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान का परिचय कहा जाता है। देखिए, इस प्रस्तावना को जो संविधान का अंग बनाया था वो केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 की बात है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि जो केशवानंद भारती मामला था ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, और इसमें 7-6 याद रखना, 7-6 की बेंच में जो 13 लोगों की जो बेंच इसमें बिठाई गई थी, तो इसमें जो आंसर आया था ना वो 7/6 आया था भाई। 7 लोगों ने एक तरफ वोटिंग की थी और 6 लोगों ने एक तरफ वोटिंग की थी। 13 लोगों की बेंच इसमें बैठी थी। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केशवानंद भारती मामला जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? प्रस्तावना से। और 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वो भी किससे संबंधित है भाई? प्रस्तावना से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये 1978 में होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 1978 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन, अगर 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1992-93 के आसपास हुआ था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा देश रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है। तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो रमन मैग्सेसे अवार्ड को प्रदान करता है? तो वो देश है फिलीपींस देश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिलीपींस देश है, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो प्रदान करता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि फिलीपींस के द्वारा रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इस पुरस्कार की जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना होती है वो 1957 में 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। और इस पुरस्कार को RMAE याद रखना, RMAE जो एक जिसको आप बोलेंगे, इसका जो पूरा नाम है RMAE का जो पूरा नाम है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। तो याद रखना, रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा जो है ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार जो है ना, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो फिलीपींस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। तो फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और सबसे पहले ये भारत में जो मिलता है वो 1958 में विनोबा भावे वही जिनके द्वारा भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन इन्होंने चलाए। और भूदान आंदोलन जो है, इसी भूदान आंदोलन के लिए जो है वो विनोबा भावे को क्या मिलता है? सबसे पहले भारत में 1958 में क्या मिलता है भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपने याद रखना। भाई चंबा रुमाल से संबंधित एक कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को कब मिला था? तो 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय को भी मिल चुका है। पत्रकारिता के लिए साल 2019 में मिला था भाई रवीश कुमार। किसको मिला था? रवीश कुमार। तो ये भी आपको रवीश कुमार को कब मिला? तो रवीश कुमार को 2019 में जो है वो पत्रकारिता के लिए एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार एशिया का नोबेल जो है रमन मैग्सेसे दिया जाता है। और ये जो रमन मैग्सेसे है वो कितने क्षेत्रों में? तो रमन मैग्सेसे जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और ये एशिया का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो तो नोबेल पुरस्कार है। और अगर मैं नोबेल पुरस्कारों की बात करता हूँ तो नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत है ना यार, वो 1901 में हुई है। और नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनके जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1868 में, उनके द्वारा जो है उनका जो ब्याज आता है, जितना भी इंटरेस्ट आता है, उनके द्वारा ये शुरू किए गए थे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो में एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत जल्द एक नई वीडियो आपके बीच आएगी। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।